अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 3 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका IERT एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सेम यही क्वेश्चन IERT एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, यानी नंबर्स भी यहाँ पे चेंज नहीं किए गए थे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 40 किलोग्राम का एक विस्फोटक, यानी विस्फोटक का द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 40 किलोग्राम दिया है। ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, यानी विस्फोटक का वेग v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो टक्कर के पहले विस्फोटक का द्रव्यमान m था, जिसकी वैल्यू क्या थी, 40 किलोग्राम थी। लेकिन फिर क्या हुई, टक्कर हुई तो ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, m1 और m2। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या दी है, 28 किलोग्राम, यानी पहले टुकड़े का द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 किलोग्राम हो जाएगा। और दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान यहाँ पे 12 किलोग्राम लिखा है, तो 12 किलोग्राम ये आपका हो जाएगा। और ये टक्कर के पश्चात का है, ध्यान रखिएगा, टक्कर होने के बाद दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, m1 और m2 में, जिसका द्रव्यमान यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया था, m1 का 28 किलोग्राम और m2 का 12 किलोग्राम, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ था। और यही नीचे भी मैंने लिखा हुआ है कि टक्कर के पश्चात यहाँ पे द्रव्यमान क्या लिख दिया, m1 इज इक्वल टू 28 किलोग्राम और m2 इज इक्वल टू 12 किलोग्राम, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे बड़ा टुकड़ा आपका कौन सा होगा, m1 वाला ही तो होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, 28 किलोग्राम है और इसका वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। तो इसके लिए हमने वेग क्या लिया है, v1 लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने v1 लिखा, इसका वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा तो छोटे टुकड़े का वेग होगा, यानी छोटा टुकड़ा आपका कौन सा है, m2 वाला, जिसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, इसी का वेग पूछा है हमने, इसको क्या लिया है, v2 लिया, यानी v2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। v2 की वैल्यू को निकाल ले, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है थ्योरी पार्ट में। तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो टक्कर के पहले का संवेग यानी mv इज इक्वल टू आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे mv की वैल्यू को चलकर देखते हैं ऊपर। टक्कर के पहले विस्फोटक का द्रव्यमान क्या दिया था, 40 किलोग्राम दिया था, यही m की वैल्यू हो जाएगी। और टक्कर के पहले विस्फोटक का वेग कितना दिया था, 12 मीटर पर सेकेंड, तो यही लाके यहाँ पे रख देंगे mv की जगह। तो m की जगह 40, v की जगह रखा 12, यहाँ पे इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब टक्कर के बाद की बात यहाँ पे हो रही है, तो टक्कर के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं m1 दो टुकड़ों में विभाजित हुआ, ये पहला टुकड़ा जो बड़ा वाला था इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 28, तो m1 की जगह रखेंगे 28। फिर v1, तो यहाँ पे
पहले टुकड़े का वेग क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, तो v1 की जगह क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे 0 ला के रख देंगे, तो v1 की जगह ला के रखा 0 प्लस उसके बाद m2 v2 लिखा हुआ है, m2 यानी छोटा वाला टुकड़ा, इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम था, तो यहाँ पे लाके 12 रख दिया m2 की जगह, और v2 यही तो हमें निकालना है, तो v2 को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई 12 में 480 हो जाएगा, इज इक्वल टू 28 की मल्टीप्लाई 0 में 0 ही आएगा, प्लस उसके बाद 12 इंटू v2 है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आपका 12 ही रहेगा यहाँ पे, और v2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 12v2 हमारा ये हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो v2 हमारा आगे आ जाएगा, इज इक्वल टू 480 और अपॉन में आपका 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 होता है, और ये 0 तो यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, यानी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू हो गई, v2 की वैल्यू हो गई। हमें आंसर यहाँ पे क्या मिला, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड आपका कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो छोटे टुकड़े का वेग यहाँ पे कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जो चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी वही चीज़ें यहाँ पे आपको नीचे लिखनी थी, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था बस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता रहता है, जिसका कारण होता है, 4 ऑप्शंस आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जड़त्व, यानी किसी बाह्य बल के अभाव में एक पिंड एक समान वेग से गति करता रहता है, जिसका कारण क्या होता है, जड़त्व होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के गति विषयक नियमानुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। और सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया है, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विश्रामावस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 किलोग्राम है तथा त्वरण स्थिर रहता है तो मंदक बल है। तो हमें यहाँ पे फोर्स को निकालना है, ठीक है, फोर्स हमें यहाँ पे निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले आपका लिखा है कि एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी हमें यहाँ पे मोटर कार की चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये दी है। लेकिन हमें इसे चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो कुछ नहीं करना, 72 इंटू 5/18 इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो चेंज हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। तो 18 1 जा 18, 4 जा 72 आपका होता है, और 4 की मल्टीप्लाई 5 में यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा चेंज हो चुका है मीटर पर सेकेंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को आगे पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा है कि वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी, यानी दूरी s इज इक्वल टू 20 मीटर ये हमें दी है। तो यही नीचे मैंने ला के लिखा, दूरी s इज इक्वल टू 20 मीटर ये हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है कि 20 मीटर दूरी पर विश्रामावस्था में आ जाता है, विश्रामावस्था में आ जाता है, इसका मतलब अंतिम वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, 900 किलोग्राम दिया है। तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा, अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0 और द्रव्यमान m इज इक्वल टू 900 किलोग्राम, ये मैंने लिख दिया। और फिर क्वेश्चन में आपसे मंदक बल पूछा है, फोर्स हमें निकालना है, F इज इक्वल टू आपका
ma होता है। द्रव्यमान तो हमें 900 किलोग्राम दिया है, लेकिन हमें एक्सीलरेशन नहीं मालूम है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण को निकालेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए को निकालना है, त्वरण को निकालना है। तो इक्वेशन क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस क्यों मैंने यहाँ पे लगाया, ये वाला इक्वेशन क्यों यूज किया, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विश्राम अवस्था में आ जाता है। यानी यहाँ पे ब्रेक लग रहा है तो क्या होगा, मंदन होगा। ब्रेक लगेगा, मंदन होगा, और मंदन होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या यूज हो जाता है, ये हम निगेटिव वाला यूज करते हैं, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो v यानी अंतिम वेग तो हमें 0 दिया, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। u स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग आपको क्या दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे मोटर कार की चाल क्या थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी ना। फिर इसको हमने चेंज किया तो ये 20 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया आपका, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद, और यही आपका यहाँ पे प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग आपको यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड दिया है। ये आपको ध्यान रखना, जो मोटर कार की यहाँ पे आपको चाल दी हुई थी जब हमने इसको चेंज किया था। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 20, लेकिन 20 का स्क्वायर क्योंकि u स्क्वायर है, माइनस 2 आपका ऐसे ही रहेगा। ए इसी को तो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे ए तो हमें मालूम रही, तो ए तो आपका ऐसे ही रहेगा। एस यानी दूरी कितनी है, 20 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 20 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 20 में 40 हो जाएगा। ए आपका ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 400 फिर माइनस 40 ए लिखा है, माइनस ये 40 ए को इधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा 40 ए इज इक्वल टू आपका 400 हो जाएगा, या फिर ए इज इक्वल टू आपका 400 और अपॉन में आपका 40 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 10 जा 40, यानी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल चुका है। जब एक्सेलरेशन मिल चुका, ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल चुकी, तो यहाँ पे मंदक बल F इज इक्वल टू आपका ma हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 900 किलोग्राम, और a की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली, मल्टीप्लाई करवा दीजिए 900 की 10 में, तो क्या हो जाएगा आपका 9000 न्यूटन। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते, द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में 900 दिया हुआ था, 900 दिया था, और यहाँ पे ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकली, मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा 9000 न्यूटन। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आपका दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बड़े आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। आपसे यहाँ पे मंदक बल पूछा हुआ था, आपको ध्यान रखना, जब F पूछा है तो F इज इक्वल टू आपका ma होता है। m की वैल्यू आपको दी थी, लेकिन a तो नहीं दिया हुआ था ना। जब तक a नहीं पता होगा, कैसे हम F इज इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे a को निकाला, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका रहा यहाँ पे, और ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन लिखा है कि 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है विरामावस्था में, यानी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है पर एक बल 20 सेकंड के लिए लगता है, जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता, तथा 5 सेकंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है, बल का मान न्यूटन में होगा। अब यहाँ पे ये क्यों आपसे पूछा कि बल का मान न्यूटन में होगा, न्यूटन में क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दूरी यहाँ पे दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी है, और जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा डाइन में आएगा। ठीक है, और डाइन को हमें चेंज करना होगा न्यूटन में, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि न्यूटन में होगा। आशा करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें
हमें यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक बल 20 सेकंड के लिए लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 20 सेकंड के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा, पहले 20 सेकंड के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो पहले 20 सेकंड के लिए यहाँ पे क्या लिखा, विरामावस्था लिखा, तो यानी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले 20 सेकंड के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो समय t इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 20 सेकंड ही होगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या यूज करेंगे, समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। v इज इक्वल टू आपका क्या होता है, u प्लस ए टी, इसी समीकरण का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू आपका क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहाँ पे u की जगह 0 हो जाएगा, प्लस ए हमें मालूम नहीं है, तो ए आपका ऐसे ही रहेगा, t आपका 20 होगा। ठीक है, क्योंकि 20 सेकंड के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आपका 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a इंटू 20 आपका 20a हो जाएगा। यानी v इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 20a मिला। क्या मिला, v इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 20a मिला। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता है, 20 सेकंड तक बल लगता है, पिंड पर 20 सेकंड तक बल लगता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, अर्थात अगले 5 सेकंड के लिए बल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 सेकंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है, तो बल का मान न्यूटन में होगा। यानी अब हम क्या करेंगे, अब अगले 5 सेकंड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे आगे जब अगले 5 सेकंड के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो जो प्रारंभ के 20 सेकंड में पिंड का जो अंतिम वेग था वही उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम वेग था, यानी v इज इक्वल टू हमने कितना निकाला था, 20a निकाला था। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले 5 सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो जो प्रारंभ के 20 सेकंड में पिंड का अंतिम वेग था वही उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा अगले 5 सेकंड के लिए। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगले 5 सेकंड के लिए u इज इक्वल टू क्या ले लिया, 20a ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, अब s इज इक्वल टू दूरी कितनी दी है, दूरी आपको यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। तो दूरी कितनी दी है यहाँ पे, s इज इक्वल टू आपको 50 सेंटीमीटर दी है, और क्या लिखा हुआ है कि दूरी चलकर रुक जाता है, इसका मतलब v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे 5 सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले 5 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो v इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, और t इज इक्वल टू क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो t समय कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। अब यहाँ पे समीकरण फिर से वही यूज होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस, अब यहाँ पे a1t क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका त्वरण है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर आपका त्वरण था, जब यहाँ पे बल लग रहा था तो वहाँ पे आपका त्वरण कुछ और था, अब यहाँ पे जब बल नहीं लग रहा है तो यहाँ पे त्वरण आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी v इज इक्वल टू यू प्लस a1t, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। v इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, u यानी प्रारंभिक वेग आपका 20a प्लस a1t, a1 ये तो हमें मालूम नहीं, t 5 आपका हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 0 आपका ऐसे ही रहेगा, 20a, अब यहाँ पे a1 की मल्टीप्लाई 5 में, तो प्लस 5a1 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से 20 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 5a1, या फिर a1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -4a हो जाएगा। ठीक है, यानी a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, -4a मिल गई। ठीक है, और कहाँ मिली है, जब हम यहाँ पे 5 सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि 5 सेकंड पश्चात 50 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाता है, तो बल का मान होगा। ठीक है, तो यही हमसे 5 सेकंड पश्चात, इसी के लिए हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a_t स्क्वायर। अब यहाँ पे a1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे a1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, -4a मिली थी, जो हमने 5 सेकंड के लिए सॉल्व किया था। यहाँ पे हमारा त्वरण क्या था,
A1 था, इसीलिए क्योंकि हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, 5 सेकेंड वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे A1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A1T स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो S की वैल्यू कितनी है, 50 है, ऊपर मैंने लिखी हुई है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटीमीटर में आपका है। ठीक है, तो S की जगह क्या रखा, 50 रखा, प्लस U, यहाँ पे S इज इक्वल टू UT आपका है, तो U प्रारंभिक वेग आपका 20 है, 20A है। ठीक है, क्या है, 20A है, और T की वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 सेकेंड के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो T की जगह लाके रखा मैंने 5 प्लस हाफ A1 की वैल्यू -4A हमारी निकली है, तो A1 की जगह -4A, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद T स्क्वायर आपका लिखा है, तो T स्क्वायर मतलब T की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी है, 5 सेकेंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 ही तो होगा, 25 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सबको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर हमें A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे त्वरण है, त्वरण का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आपका होना चाहिए था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दूरी आपको क्या दी हुई थी, यहाँ पे दूरी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर में दी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, या फिर आप इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी आगे चल के हमें इसको चेंज करना है, डाइन में आएगा, इसको हमें चेंज करना होगा न्यूटन में। तो आप चाहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर ही लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में दी हुई थी, लेकिन त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma, यह आपका फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान आपको कितना दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में आके देखिए, द्रव्यमान आपको यहाँ पे दिया है 5 ग्राम, m की वैल्यू 5 दी है, तो m की जगह तो 5 हम यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, m की जगह 5 रख देंगे, और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1 निकाली है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ताकि आगे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जब हम डाइन से इसको न्यूटन में चेंज करें। तो 5 × 1 आपका क्या हो जाएगा, 5 डाइन। डाइन क्यों आया, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में था, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में था। CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, डाइन आपका होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 5 × 1 आपका 5 डाइन हो जाएगा। अब इसको चेंज कर लेंगे किसमें, न्यूटन में, तो 5, और न्यूटन में जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻5 न्यूटन, ये आपका इसमें हो जाएगा। यानी आंसर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 5 × 10⁻⁻5 डाइन। डाइन था, इसको चेंज किया तो किस में आ गया, आपका न्यूटन में आ गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 डाइन आपका आया हुआ था, इसको जब हम चेंज करेंगे तो 5 और इंटू 10⁻⁻5, और ये आपका न्यूटन में चेंज हो जाएगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे आपका दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे दोबारा पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, जो क्वेश्चन में आपसे न्यूटन में होगा पूछा था, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, दूरी जो आपकी थी सेंटीमीटर में दी हुई थी, जब इसको नीचे सॉल्व करके हम आखिरी तक पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका आंसर डाइन में आएगा, फिर हमें इसको चेंज करना होगा, न्यूटन में चेंज किया था, तो 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि 2 पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसी बल से दूसरे पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा।
क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे ये पूछा, ध्यान रखिएगा कि उसी बल से दूसरे पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई, सबसे पहले हमें दिया है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। तो हमें यहाँ पे द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, द्रव्यमान हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि माना पहले पिंड का द्रव्यमान m1 तथा दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। क्वेश्चन में हमें इनका रेशियो कितना दिया है, m1:m2 इज इक्वल टू हमें 3:4 दिया हुआ है। तो जब यहाँ से रेशियो के साइन को हटाएंगे तो m1/m2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी हमें यहाँ पे बल भी नहीं पता है, यहाँ पे कुछ बल लिखा हुआ है, एक निश्चित यहाँ पे बल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि माना F बल द्वारा पिंडों में A1 व A2 त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पे दो पिंड है ना, तो A1 और A2 त्वरण उत्पन्न होता है। और हमें यहाँ पे A1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे पहले पिंड का त्वरण हमने यहाँ पे A1 लिया है, यानी A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें मालूम है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसी बल से दूसरे पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा, यानी हमें यहाँ पे A2 पता करना है, A2 के मान को हमें यहाँ पे निकालना है और उसी फोर्स से निकालना है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, ये जनरल फॉर्मूला आपका होता है। क्योंकि यहाँ पे आपके दो पिंड हैं और यहाँ पे त्वरण आपके अलग अलग यहाँ पे A1 A2 हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 A1 इज इक्वल टू m2 A2। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, उसी बल से पूछा हुआ है, यानी सेम फोर्स से पूछा हुआ है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू m1 A1 इज इक्वल टू m2 A2, ये आपका हो गया। तो A1 की वैल्यू तो हमें पता है, हमें यहाँ पे A2 को निकालना है, तो A2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, A2 आपका आगे आ जाएगा m1/m2 और A1 आपका हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू m1/m2 की वैल्यू 3:4 आपका दिया हुआ था, हमने इसको जब यहाँ पे रेशियो हटाया हुआ था m1:m2 की वैल्यू यही तो दी हुई थी, तो m1/m2 हमें क्या मिला था, 3/4 मिला था, यही 3/4 हमें यहाँ पे ला के रख देना है। तो यहाँ पे 3/4 रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इंटू A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू आपको 6 क्वेश्चन में ही दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही यहाँ पे ला के हमने रख दी A1 की जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 होता है, अपॉन में 4 4 आपका 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, शेषफल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 20, यानी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या निकली, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बस आपको यही समझना था, आपसे उसी बल से दूसरे पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन लिखा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलायमान है, विरामावस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धंस सकती है। यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो तो लक्ष्य के बाहर निकलने पर गोली का वेग होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है कि 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलायमान है, विरामावस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धंस सकती है, यानी 10 सेंटीमीटर धंसने के पश्चात ही यह विरामावस्था में आएगी। ये ध्यान रखिएगा, जो गोली है जब तक 10 सेंटीमीटर तक धंसेगी नहीं तब तक विरामावस्था में आएगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो, क्या हो, केवल 6 सेंटीमीटर हो, और जब यहाँ पे लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर होगी
तो यहाँ पे गोली का कुछ वेग तो होगा ही, क्योंकि गोली विरामावस्था में कब आएगी, 10 सेंटीमीटर धंसने के बाद आएगी ना। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य की मोटाई 6 सेंटीमीटर ही दी है, इसका मतलब गोली का कुछ वेग यहाँ पे होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो लक्ष्य के बाहर निकलने पर गोली का वेग होगा, यानी यही वेग हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली, यानी द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 20 ग्राम यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलायमान है, यानी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर तक धंस सकती है, और जब गोली धंस रही है 10 सेंटीमीटर तक धंस जाएगी तो यानी रुक जाएगी, यानी विरामावस्था में आ जाएगी, यानी v इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिखा, 0 लिखा। फिर उसके बाद दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर तक धंस सकती है ना गोली जो है वो लक्ष्य में, जैसे कोई यहाँ पे ये टारगेट है, इतनी दूरी तक गोली आके यहाँ पे धंस सकती है। तो दूरी कितनी है आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसको चेंज करना होगा मीटर में सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे गुणे 10 की घात -2, ये आपका चेंज किस में हो गया, मीटर में हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, मीटर में, ये आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब यहाँ पे माइनस क्यों यूज़ किया, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे गोली धंस रही है, यानी त्वरण वेग के विपरीत है, जो आपका त्वरण है वो वेग के विपरीत है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको लास्ट में वहाँ पे एक्सेलरेशन वहाँ पे माइनस लेना ही होगा, तो क्या फ़ायदा होगा, आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पे इस फॉर्मूले को लेकर चलिए माइनस वाले को, तो आपको कन्फ्यूज़न भी यहाँ पे नहीं होगी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर में त्वरण होगा वही आपका 6 सेंटीमीटर के लिए भी होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो 10 सेंटीमीटर के लिए एक्सेलरेशन होगा वही आपका 6 सेंटीमीटर के लिए भी होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में गोली जिस त्वरण से जाएगी उसी त्वरण से 6 सेंटीमीटर में भी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा वो सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as से, यहाँ पे v की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं, 0 ही होगा, इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये -2s इधर भेजूंगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे u स्क्वायर इधर बचेगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, u स्क्वायर मतलब प्रारंभिक वेग आपको कितना दिया है, तो प्रारंभिक वेग आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर सकता हूँ, तो 10 इंटू 10 यहाँ पे कर दिया, इज इक्वल टू 2, a मालूम नहीं है, यही तो हमें यहाँ पे निकालना है, तो a आपका ऐसे ही रहेगा इंटू एस आपको कितना दिया हुआ था, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, चेंज किया था मीटर में, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, तो ये आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये इस 10 से इस 10 को हम कैंसल आउट कर देंगे, ये यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी इधर बचा 5 और इधर क्या बचा आपका, इधर यहाँ पे बचा आपका ये a और यहाँ पे 10 की घात -2 बचा हुआ है, तो a आपका आगे आ जाएगा, a इज इक्वल टू ये 5 और अपॉन में आपका जो 10 रेज़ टू द पावर -2 है ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, a इज इक्वल टू 5 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर -2, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा 5 और ये 10 की घात 2 प्लस में हो जाएगी, तो 5 और 10 की घात 2 का मान कितना होता है, 100 होता है, मल्टीप्लाई करवाएंगे 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि जो 10 सेंटीमीटर में त्वरण होगा वही आपका
6 सेंटीमीटर के लिए भी होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा अब 6 सेंटीमीटर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा हुआ है। क्या लिखा कि यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो तो लक्ष्य के बाहर निकलने पर गोली का वेग होगा, यानी v का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका 6 सेंटीमीटर के लिए सेम यही होगा जो आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के लिए था। फॉर्मूला यही यूज करेंगे, समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से। तो यहाँ पे v स्क्वायर, v यानी v की वैल्यू तो हमें निकालनी, ये तो हमें मालूम नहीं, तो v स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और फिर इक्वल टू यू स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग आपका वही रहेगा जो आपको दिया था 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया था, तो यहाँ पे 10 ही रहेगा, यानी 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा माइनस 2। ए की वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 500 रखा। फिर इसके बाद एस यानी दूरी जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के लिए निकाल रहे, ध्यान रखिएगा। ऊपर हम 10 के लिए निकाल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के लिए है। दूरी 6 सेंटीमीटर है और ये आपका सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा, यानी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो यहाँ पे एस की जगह 6 गुणे 10 की घात माइनस 2 ये मैंने लिख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 10 इंटू 10 आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 100। फिर माइनस 2 इंटू 500 इंटू 6 आपका ऐसे ही रहेगा 10 की घात माइनस 2। 10 की घात माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 रेज टू द पावर 2, और फिर 10 रेज टू द पावर 2 का मान 100 होता है, यानी 1/100। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/100, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, अब इधर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 100 था, ये 0 से हम इस 0 को, ये 0 से इस 0 को हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 की मल्टीप्लाई 6 में 60 हो जाएगा, फिर 1 60 ही होगा, यानी 100 में से 60 यानी 100 में से 60 को लेस करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 100 में से 60 को लेस किया 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपका 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 40 इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 6.32 मीटर पर सेकेंड, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 6.32 मीटर पर सेकेंड आपका कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार जरूर कीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी करवा दिया था, ठीक है। क्या होता है इसका आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9.8 न्यूटन होता है, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करती है तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा, और यहाँ पे g इज इक्वल टू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। चूंकि यहाँ पे लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा है, यहाँ पे त्वरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करती है और ऊपर की ओर, ध्यान रखिएगा ऊपर की ओर जा रही है। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू, द्रव्यमान कितना दिया है 75 किलोग्राम, तो यहाँ पे m की जगह 75 kg ये रखा। g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे दी हुई है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे तो r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए होता है। तो m की वैल्यू 75, g की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 2 दी हुई है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 75, 10 और 2 12 होता है, 75 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 में और मल्टीप्लाई करवाने पर हमें मिल जाएगा 900 न्यूटन
यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इजी आपके लिए तब है जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए होता है, और यूज़ करना भी आपको आना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो लिफ्ट थी ऊपर की ओर जा रही थी, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर नीचे की ओर आती तो दूसरा होता, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 900 न्यूटन। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा दिया है। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।